11 के छात्रों का पुनः एक बार मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ बहुत सारा आपका स्वागत कर रहा हूं। और पुनः एक बार मैं जो आपका पहला लेसन था आज पार्ट 3 को लेकर के आया हूं। और क्योंकि हमने पार्ट 2 में पूरी तरीके से देखा कि आज़ादी के पूर्व संध्या पर हमें अर्थव्यवस्था किस रूप में मिली और उसकी जो कैरेक्टर था, उसका जो प्रवृत्ति थी, क्योंकि आपको हमने पहले ही चर्चा किया था कि जो विदेशी लोग हमारे देश में आए थे, यहाँ के वैभव संपदा को देख करके जो आकृष्ट हुए थे और उसका परिणाम क्या निकला आपने देखा, मतलब कि पूरी संध्या पर क्या विशेषता रही है। आज हम उसी श्रृंखला को आपके बीच बच्चों आगे बढ़ा रहे हैं और आज देखिए चर्चा करना है आप लोगों के बीच कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कि जब देश आज़ाद हुआ बच्चों, और पता आपको होना चाहिए कि जो आज़ादी मिली हमको कितने संघर्षों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने बलिदान के बाद तब जाके आपका देश, हमारा देश, अपना देश हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी देशवासियों को और प्रत्येक लोगों ने किस प्रकार से अपने बहुत सारे कुर्बानियाँ दियाँ। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता रही हैं जब आपका देश आज़ाद हो गया। आज़ाद भारत की बात करना आपसे चाह रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान की हम बात करना चाहते हैं कि क्या उसकी विशेषता रही है। और किसकी विशेषता बच्चों? भारतीय अर्थव्यवस्था की। और सच में आपसे अपने विचार को जो यहाँ शेयर में कर रहा हूँ, ये लेसन आपका बच्चों इतना महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को पर आप जाएंगे, जब देखेंगे विगत वर्षों में, तो कोई ऐसा वर्ष नहीं है जो यहाँ से प्रश्न ना आया हो। इस नाते हमने इसको 3 पार्ट में मतलब बांटा है। तो चलिए देखिए क्या है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो जरा पहले हमने ड्रा कर लिया है आउटलाइन। पहला हम लोग देखिए कृषि प्रधान व्यवसायिक ढांचा। दूसरा, राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान की विषमता। तीसरा है कृषि की पिछड़ी दशा। और चौथा हम लोग देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, तो हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री है, उसकी क्या मतलब कंडीशन बनेगी, उस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। इसके बाद बच्चों ये भी देखा जाएगा कि आज़ादी के समय व्यापार की क्या दशा रहती है, क्या स्थिति होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे आपस में मिलकर के। और इसके बाद देखेंगे आर्थिक आधारित संरचना, इसको देखेंगे। तमाम बिंदुओं को लेकर के आपके बीच आए हुए हैं और एक एक बिंदु, एक एक मतलब पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय क्या रही है हमारे इकोनॉमी की विशेषता। विशेषता मतलब प्रवृत्ति भी आप कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फॉर्मेट में प्रश्न आता है उसी फॉर्मेट में आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। यही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि प्रश्न के स्वरूप को पहले वो समझ ले। अगर प्रश्न का स्वरूप समझ जाएगा बच्चा, तो प्रश्न मतलब क्या आसानी से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब पहला विशेषता है कि जब देश आज़ाद हुआ या स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता की चर्चा हम कर रहे हैं कि कृषि प्रधान व्यवसायिक ढांचा। अब व्यवसायिक ढांचा का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो भी मतलब आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही थी, जो भी हमारे यहाँ आर्थिक क्रियाएं चल रही थी,
उसका जो केंद्र बिंदु था, उसका जो मतलब सेंट्रलाइज था, वो क्या था? हमारा कृषि प्रधान था। क्या था? कृषि प्रधान था। इसका मतलब ये है जितनी भी देश में समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही थी, तो उसमें कृषि का मतलब जो कहीं ना कहीं रोल था, महत्वपूर्णता था, इंपॉर्टेंसी थी, वो ज्यादा था। इसी नाते लिखा है कृषि प्रधान व्यवसायिक ढांचा, कि हमारे यहाँ जो भी क्रियाएं संचालित हो रही थी, जो हमारे यहाँ व्यवसायिक ढांचा था, कमर्शियल कह लीजिए कि मतलब जो मतलब कह लीजिए कि स्वरूप था, उसमें कहीं ना कहीं कृषि की अधिकता दिखाई दे रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि समझिए जब देश आजाद हुआ, लगभग 72% जो मतलब पॉपुलेशन है, कितना? 72% जो पॉपुलेशन है वो लगभग कृषि पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कहते हैं ना कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रश्न आता आपके एग्जाम में कि विश्लेषण कीजिए, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मगर दूसरा एक प्रश्न और बनता है कि कृषि भारतीय मानसून की जुआ है। कहते हैं कि जिस वर्ष मानसून बच्चों अच्छा होता है, उस वर्ष हमारी खेती किसानी बहुत बेहतर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी मतलब हमारे यहाँ व्यवसायिक ढांचा है, उसमें 72% लोग बेटा जो देश के जनमानस जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या का मतलब कार्यशील जनसंख्या आप लगाया करिए। ये नहीं कि टोटल जनसंख्या, पॉपुलेशन वाले पार्ट में आपको समझाएंगे कार्यशील जनसंख्या होती क्या, मगर एक शब्द याद रखिएगा कि जो भी बात होगी यहाँ पे, ये कार्यशील जनसंख्या की बात होती है हमेशा। ये चीज रखना, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मतलब क्या ना जो छोटे बच्चे हैं या जो मतलब क्या नाम है कि 60 से मतलब ऊपर लोग हो गए हैं तो उनको आप जोड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला जुला के याद रखिएगा, ये जो हमारी व्यवसायिक ढांचा बन रही है, उसमें मतलब क्या नाम है कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है। बाकी जो दूसरी तीसरी, जिसे हमने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हमारा बच्चों हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत कम उसका योगदान है। जरा बताइए आप कि आप कहते हैं भी, एक लाइन सुनिएगा कि जैसे जैसे किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, किसी भी देश की बच्चों जो अर्थव्यवस्था है, जैसे जैसे डेवलप करती है, प्राइमरी सेक्टर का अर्थात कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता जाता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय आय में मतलब योगदान करता चला जाता है, अर्थात क्या होता है? बढ़ जाता है। मगर देखिए मतलब आज़ादी के समय, क्योंकि कई वर्षों के बाद देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी का परिणाम ये निकला कि जो हमारी व्यवसायिक ये जो ढांचा है, ये जो व्यवसायिक ढांचा हमारी है, उसमें किसकी प्रधानता है? कृषि में। अब दूसरा जरा पॉइंट आप देख लीजिए, राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान की विषमता। चलिए, ये भी बड़ा मतलब महत्वपूर्ण बात है। हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान कहते हैं एक विविधता भरा देश है। यहाँ पर अनेक जातियाँ, संप्रदाय, धर्म, अनेक प्रकार की मतलब क्या नाम है कि लोग रहते हैं। फिर भी हम अखंड भारत की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। मगर जो स्वतंत्रता के समय जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वरूप मिलता है, उसमें आप देखेंगे जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमारा राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में जो क्षेत्रीय योगदान है उसमें बड़ा गैप है। तो ये तो गलत बात है, ये तो सही है नहीं। और जब तक ये विषमता रहेगा, इसका मतलब साफ साफ ये है कि किसी क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र का विकास हो जाएगा और किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र का विकास हो जाएगा, मगर संपूर्ण भारत का विकास नहीं बच्चों हो पाएगा। तो हमें करना क्या है? हमारा जो मकसद होता है कि हमें तो संपूर्ण हिंदुस्तान का विकास करना है। मगर यहाँ दुर्भाग्य रहा हिंदुस्तान का कि जो उपनिवेश के जो मतलब क्या नाम है कि लोग पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी जो लोग यहाँ पे आए, उसका परिणाम ये निकल के आया कि जब लंबे समय के बाद देश आज़ाद हुआ तो कहीं न कहीं मतलब क्या नाम है कि राष्ट्रीय आय में जो क्षेत्रीय योगदान की विषमता के रूप में देखने को मिलती है।
इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करने चल रहे हैं, कृषि की पिछड़ी दशा। क्या कह रहे हैं? कृषि की पिछड़ी दशा। अब जरा ये बताइए, अगर आज की तारीख की बात किया जाए, आज की तारीख जिस तारीख में आज हम आपके बीच इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ उपस्थित हुए हैं, आपने देखा होगा अगर हमारी कृषि विकसित ना हुई होती तो क्या आज जो इस कोविड के समय में, जो महामारी के समय में जो निःशुल्क जो मानस भारत का है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को फ्री में अनाज हम लोग दे रहे हैं कि कम से कम लोग मतलब क्या नाम है कि कोई मतलब कह लिए भोजन के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो या कोई भूखा ना रहे, क्या संभव हो पाता? नहीं बच्चों। तो कुल मिला जुला के याद करिए कि कृषि की उस समय हमारी जो मतलब दशा थी वो बड़ा ही दयनीय थी। दयनीय का मतलब ये है कि जितना कृषि उत्पादन का डिमांड था, वो डिमांड मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए क्या नाम है कि उतनी जो डिमांड थी उस डिमांड के बराबर कह लीजिए सप्लाई कृषि की नहीं थी, कृषि का उत्पादन नहीं था। और जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ी मात्रा में जो मतलब पॉपुलेशन देश की है बच्चों, मतलब कहीं ना कहीं कृषि पे निर्भर है और राष्ट्रीय आय में योगदान भी कृषि का लगभग 59% के आसपास मतलब क्या नाम है कर रही है। मगर इसके बावजूद भी आप कह लीजिए कि जितने मात्रा में, जितनी अधिक कृषि को मतलब क्या नाम है कि विकसित होनी चाहिए था, वो विकसित नहीं हुआ। ऐसा क्यों बच्चों है? ऐसा इसलिए है कि अंग्रेजों द्वारा जो तमाम प्रकार के कृषि प्रणालियां विकसित किया था, जमींदारी व्यवस्था जो मतलब थी, जो मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं जो कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त था, इन्हीं नीतियों, अंग्रेजों की नीतियों के परिणाम स्वरूप हमारी जो कृषि थी, और कहते भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो आप समझिए बच्चों कि कहीं ना कहीं जो कृषि की मतलब जो स्थिति थी बड़ी मतलब क्या नाम है कि पुअर कंडीशन थी। जो भी कृषि के लिए रिसोर्स चाहिए थे, संसाधन चाहिए थे, वो पूरे पिछड़ी दशा में थे, वो उत्तम किस्म के नहीं थे। मगर याद करिए, एक नया फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं बच्चों कि जब देश हमारा आजाद हुआ और 1966 में जब भारत ने शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, कि भारत चाहे जैसे भी कुछ भी हो पहले मतलब कृषि में आत्मनिर्भर बनेगा, और जब कृषि में आत्मनिर्भर बनेगा तो कोई भी देश का निवासी यहाँ का कह लीजिए कि मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि भोजन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होगी। और एक आपको नया फैक्ट आप लोग दे रहा हूं कि इसी नाते देखिए हमारे यहाँ क्या लाया गया बच्चों, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया। क्यों लाया? इसीलिए लाया कि मतलब क्या नाम है कि जितने भी देश के नागरिक हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण मतलब क्या नाम है कि भोजन उपलब्ध कराया जाए या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। मगर दुर्भाग्य रहा मतलब क्या नाम है कि आज़ादी के समय अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के कारण आप कह लीजिए जो कृषि की मतलब क्या स्थिति थी वो बड़ी मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि दयनीय कंडीशन में थी। तो हम अच्छा इसे कह सकते नहीं है। इसके बाद आप लोग देखेंगे उद्योगों की क्या दशा थी। हमारे यहाँ याद करिए कि भारत हस्तकला के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हस्तकला के लिए प्रसिद्ध था। तमाम में से हमारे यहाँ मतलब क्या ना उद्योग थे, भले छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग थे, वो अपने आप में आत्मनिर्भर थे। मगर अंग्रेजी जो नीतियाँ थी वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। तो कुल मिला जुला के स्वतंत्रता के समय जो हमारे यहाँ उद्योग थे वो कह लीजिए कि उन्नत दशा में नहीं थे। क्या कर रहे हैं? उन्नत दशा में नहीं थे। इसका मतलब साफ साफ मतलब क्या नाम है ये है कि अगर जरा आप लोग ये बताइए, आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, अगर उद्योग हमारे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो आपको लगता है कि आपके देश की जो इकोनॉमी है, आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर होगा? और अगर अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं होगा बच्चों,
एकदम दो टूक बता रहे हैं आपको कि क्या यहाँ की जो रहने वाली जनमानस है, जो देश की जनसंख्या है, क्या उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो उसको तमाम प्रकार की सुविधाएं जीने के लिए चाहिए, क्या वो संभव हो पाएगा? नहीं। अब आगे मतलब चलिए कि व्यापार की दशा क्या थी। अब हमारे यहाँ जो मतलब जब देश आजाद हुआ तो जो व्यापार की कंडीशन थी, जो व्यापार का मतलब ये है कि दुनिया के देशों से जो आयात और निर्यात की स्थिति थी वो बड़ी अच्छी नहीं थी। हमारा जो टर्म ऑफ ट्रेड था, जो हमारी व्यापार की शर्तें थी, वो बड़ी गिरावट उसमें दर्ज की गई थी। क्यों? क्योंकि भारत कहीं ना कहीं मात्र एक कच्चा माल सप्लायर के रूप में मतलब इसकी गिनती होती थी, रॉ मटेरियल के रूप में। क्योंकि आप लोगों ने आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश मतलब क्या ना जितना अधिक विनिर्मित वस्तुओं का मतलब क्या ना व्यापार करता है, उसको अधिक मात्रा मतलब क्या ना इनकम जनरेट होता है, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि बेहतर प्रदर्शन करती है। मगर हमारे यहाँ क्या देखने को मिला, हमारे यहाँ जो मतलब व्यापार की कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं मतलब क्या अच्छी नहीं थी। मात्र यहाँ की जो मतलब क्या नाम है कि जो कच्चा माल था, चाहे वह कपास ले लीजिए, रेशम ले लीजिए, जो भी सारी चीज़ें आप कह लीजिए, वो सिर्फ हम लोग उसका कह लीजिए कि मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, और हम लोग वहाँ से मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि जो विनिर्मित मतलब वस्तुएं होती थी इंग्लैंड या अन्य देशों से, हम लोग वही मंगाते थे। तो कुल मिला जुला के क्योंकि जितना अच्छा व्यापार बढ़ता है उतना अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का जो आकार है, अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो मजबूत होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे आर्थिक आधारित संरचना। अब हम मानते हैं ये आर्थिक आधारित संरचना, इसमें आप मतलब कह लीजिए कि रेल ले लीजिए, डाक ले लीजिए, तमाम प्रकार की मतलब सड़कें ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए। तो आप जरा आप ये बताइए आप लोग कि आप लोग कहेंगे सर रेलों का विकास, सड़कों का विकास, डाक का विभाग, ये जब अंग्रेजी शासन काल था उनमें हुआ। मगर जो भी हुआ, कहें कि मुंबई से ताड़ी के बीच पहली रेल चलाई गई, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हुई, क्या वास्तव में इतनी छोटी, इतने थोड़े इसके विकास से क्या संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का भला होने वाला था? नहीं होने वाला था। हमारी जो आधारिक संरचना थी, जो आर्थिक आधारित संरचना, जिसे आप बोल सकते हैं कि अवस्थापना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अवस्थापना बोल सकते हैं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसे। और जिस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होती बच्चों, अवस्थापना मतलब बेहतर नहीं होती है, मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं कि वह देश, वह अर्थव्यवस्था कतई सतत विकास नहीं कर सकता। अब समझिए, जब भाई सिंपल सी बात है, सड़कें अच्छी नहीं थी, मतलब रेलों का विकास कहते हो गया था, मगर रेल के उतनी विकास से देश का मतलब क्या विकास होने वाला नहीं था। डाक तार का विकास हो गया था, मगर फिर भी आप कह सकते हैं कि मतलब जो हमारी आर्थिक और संरचना थी, या जो हमारी आर्थिक ढांचा थी, वो कहीं ना कहीं एकदम हमें जो मिली आज़ादी के समय पूर्णतः निर्जीव मिली, ताकत विहीन मिली, ऊर्जा विहीन मिली। अरे आप खुद देखिए, आज़ादी के लगभग 70-72 साल हो चुके हैं, आज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं इस आर्थिक और संरचना को लेकर के प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। तो जरा आप कल्पना करें, जब देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के समय क्या आपको लगता है बच्चों कि हमारे यहाँ सड़कें बेहतर रही होंगी? क्या हमारे यहाँ शिक्षा बेहतर रही होगी? क्या हमारे यहाँ ऊर्जा अच्छी रही होगी? क्या हमारे यहाँ चिकित्सा अच्छी रही होगी? क्या हमारे अन्य प्रकार की जो सुविधाएं थी वो बेहतर रही होगी? तो मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं था। तो कुल मिला जुला बच्चों,
याद करिएगा, प्रश्न अगर आएगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं रही हैं, तो आप कृषि प्रधान व्यवसायिक ढांचा दिखा सकते हैं, राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान की विषमता लिख सकते हैं, कृषि की पिछड़ी दशा लिख सकते हैं, इसमें जो मतलब अंग्रेजों के समय कृषि की प्रणालियां विकसित थी, चाहे वह अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, ये सब दर्शा सकते हैं। उद्योगों की दशा आप दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ मतलब जो भी उद्योग थे उन्नत दशा में नहीं थे। फिर व्यापार की दशा कि भारत को एक कच्चे माल सप्लायर के रूप मात्र यूज किया गया, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि विनिर्मित वस्तुओं का मतलब व्यापार नहीं किया गया। इसके बाद हमने बताया कि जो हमारी आर्थिक आधारिक संरचना थी वो बेहतर नहीं थी, जिसके नाते कह लीजिए मतलब क्या नाम है कि हम आज भी जो कई वर्षों का गुलाम भारत था उसका परिणाम ये निकला। अगर आज की तारीख की बात किया जाए, आज भी हम विकसित देश का सपना देख रहा है हिंदुस्तान, मगर वास्तव में बच्चों हिंदुस्तान विकसित देश आज भी नहीं बन पाया। हाँ, उस राह पे तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब पिछले वर्ष कोविड पहली वेव आई थी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना लेके आए थे, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो तमाम प्रकार के हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं कि कैसे भारत विकसित देश हो। तो बच्चों हमने आज आपके सामने रखा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति रही थी। ये तमाम मतलब क्या नाम है पॉइंट के माध्यम से हमने यहाँ पे मतलब क्या नाम है कि विश्लेषण किया। अब आगे जो मतलब क्या कभी प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने क्या अनुमान किया, तो याद करिएगा मतलब प्रश्न जो आएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में सबसे पहला जो मतलब अनुमान आता है वो दादा भाई नौरोजी ने किया। और दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मतलब क्या नाम है मतलब भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान किया। तो कुल मिला जुला के इसके बाद आप BKRB राव का नाम ले सकते हैं। तो तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय का अनुमान किया है। और हो सकता है कि हम अगले टॉपिक में कुछ चीज़ें और आपको मतलब क्या ना बेहतरीन ढंग से देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर कहीं से प्रश्न आता है तो कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, हम पुनः उसको मतलब क्या ना चर्चा पर चर्चा करेंगे, ताकि मतलब क्या नाम है कि कहीं से आपको दिक्कत ना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 के आज यहीं तक। पुनः हम मतलब क्या नाम है कि अगले क्लास में अगले लेसन के साथ उपस्थित होंगे। मगर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि भले आज इस महामारी में हम और आप दूरी बहुत है, मगर टेक्नोलॉजी ने हमारे और आपके बीच बच्चों दूरी को कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को जो ईश्वर ने आपको मतलब पोटेंशियल दिया है और समय का समावेश करते हुए आप बेहतर यूटिलाइज करिए। निश्चित रूप से बच्चों एक दिन आप एक सफल इंसान बनेंगे, सफल नागरिक बनेंगे। और जब सफल नागरिक बनेंगे निश्चित रूप से हिंदुस्तान खिलखिलाएगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा। तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।